गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम जानते हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती पाठ्य घटक तीसरा, जिसका नाम है वारे हमदर्द। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, जिसमें पहले वीडियो में हमने भारत महिमा कविता का अवलोकन किया है, दूसरे पाठ्य घटक में लक्ष्मी संवादात्मक कहानी का अवलोकन किया है, और आज हम तीसरा पाठ्य घटक देखने वाले हैं वारे हमदर्द। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। चलिए देखते हैं तीसरा पाठ्य घटक वारे हमदर्द, जो लिखा है घनश्याम अग्रवाल जी ने। देखिए, घनश्याम अग्रवाल जी का परिचय सबसे पहले हम देखते हैं। उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास में प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना उनके लेखन की विशेषता है। वह अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। हंसी घर के आईने, यह हास्य व्यंग किताब है। आज़ादी की दुम, यह उनकी एक हास्य कविता है। आई एम सॉरी, यह भी हास्य कविता है। अपने अपने सपने, यह लघु कथा संग्रह है। इस प्रकार के उनकी कुछ किताबें हैं। चलिए देखते हैं। इस पाठ्य घटक में प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं वारे हमदर्द। देखिए, पाठ्यघटक की शुरुआत होती है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था। टांग अड़ाना, यहाँ पर बता दूं कि बीच में जाना या फिर बाधा डालना, उस प्रकार से। तो ये बाधा डालने पर, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, मान लो कोई दो दोस्तों के झगड़े चलते हैं, उसमें हम बीच में टांग अड़ाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीच में जाने वाला ही ज़्यादा मार खाता है। दोनों का झगड़ा तो मिट जाता है, मगर जो झगड़ा छुड़ाने के लिए जाता है वही मार खा के वापस आता है। फलस्वरूप क्या होता है, फिर बाद में लोग कहते हैं कि यार तूने बीच में क्यों टांग अड़ाई, और फिर घाटा नुकसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए आगे, दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। ये कुछ हो गया, ऐसा होने पर कुछ लोग उनकी तरफ, लेखक की तरफ दौड़ पड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। ये कुछ ऐसा किस्सा हो रहा था, मगर जब लेखक ने आँख खोली तो वह बिस्तर पर नजर आए। ये कुछ वाकया जो हुआ था वह सब हुआ था सपने के अंदर। इसके अंदर सपने में ये वाकया हुआ था। जैसे ही उन्होंने आँख खोली तो उन्होंने पाया, एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द आजू बाजू कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। तब खुशी हो गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? उन्होंने कराहते हुए मतलब दर्द के मारे चिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहाँ हूँ। जैसे कि यह डायलॉग आप पिक्चरों में अच्छा खासा सुना होगा बहुत बार। तो मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो। देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं, उनका उत्तर दिया गया कि आप कहाँ पे हो, तो एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, उनको बताने लगा। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। एक चेहरे ने ऐसा कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो, आपका एक्सीडेंट हो गया था और सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं,
इतना एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है। लगता है होश आने तक वो इसलिए रुका रहा। अब मैं अपने टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। जस्ट इमेजिन कीजिए आप, ये किस्सा आपने फिल्मों में देखा होगा। उसी प्रकार से हो रहा है यहाँ पे। एक टांग तो ठीक थी मगर दूसरी टांग लटकी हुई थी। रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग डालना, टांग अड़ाना, ये तो पुराने मुहावरे हैं, किंतु लेखक को एक नया मुहावरा मिल गया इससे। वो कौन सा? टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। उसका अर्थ भी वो मुहावरे का बताते हैं कि क्या टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। यहाँ पे देखिए, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही लेखक भयभीत हो गए, कांप उठे, क्योंकि अब हमें पता है सार्वजनिक अस्पताल की हालत कैसे होती है, खस्ता हालत होती है। वहाँ पर जाने के लिए लोग कतराते हैं क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं कम होती है, तकलीफ ज़्यादा होती है। इसी भय के कारण वह कांप उठे। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, ऐसा कहते हैं ना। अस्पताल और कोर्ट की जो स्टेप है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उनका मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही आदमी को कंगाल करके छोड़ते हैं। एक तो अस्पताल और दूसरा है कोर्ट, मतलब न्यायालय, मतलब झगड़ा करने से बचना चाहिए। वैसे ही खतरनाक शब्द होते हैं। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। उन्हें लगा कि टांग टूटना एक घटना है, उन्हें कोई बड़ी बात नहीं लगी। यहाँ पर टांग टूटना तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टांग टूट गई, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये बहुत बड़ी दुर्घटना उन्हें लगने लगी। इतना वहाँ पे तकलीफ होती है, ऐसा उनका मानना है। जैसे कि सार्वजनिक अस्पताल में टांग टूट गई, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी, उन्हें उस बात से कोई तकलीफ नहीं थी, किंतु तकलीफ इस बात की थी कि उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह उनके लिए दुर्घटना थी। दुर्घटना जानते हो, सडनली एक्सीडेंट, उसे हम कहते हैं कि दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, तो उन्हें दुर्घटना लगने लगती है वो। आगे देखिए, टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अब हमदर्दी मतलब यहाँ पर बता दूँ, हमदर्दी का अर्थ होता है सहानुभूति। क्या होता है? सहानुभूति। और सहानुभूति दिखाने के लिए लोग अक्सर अस्पताल में आते रहते हैं। जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं तो कई लोग नारियल पानी लेकर आते हैं, कुछ खाने के लिए एप्पल वगैरह, बिस्कुट वगैरह लेकर आते हैं, हमें पूछते हैं कि कैसे हुआ, कैसे अब क्या है, कैसा हाल है, किस प्रकार से हुआ, अब अच्छी तरह से किया करो काम। इस प्रकार से वो हमें सहानुभूति दिखाते हैं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। और लेखक कहते हैं कि मिलने वाले इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मरीज मतलब यहाँ पर बता दूँ आपको, मरीज का अर्थ होता है रोगी, पेशेंट। ये मरीज शब्द जो है वो उर्दू शब्द है। तो आराम हराम हो जाता है, आराम मिलने की जगह उसे तकलीफ होने लगती है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि है मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितना देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। यहाँ पर लेखक एक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड के बारे में बता रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि देखिए,
जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, मतलब मिल सकते हैं। किंतु जब प्राइवेट वार्ड होता है, यह तो एक खुला निमंत्रण है। वो कहते हैं कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला, हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। उन्हें इतना डर लगता है कि वो कहते हैं कि देखो, जनरल वार्ड में तो कोई नियम निश्चित होता है कि वहाँ पर अस्पताल का नियम होता है कि 1 घंटे में 4 बजे से 5 बजे तक आप मिल सकते हो आपके पेशेंट को, मरीज को, रोगी को। मगर जो प्राइवेट वार्ड होता है वहाँ पर तो आप कभी भी आ सकते हो, उन्हें मिल सकते हो। यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वायरल हो गई थी, एक स्क्रिप्ट वायरल हो गई थी कि देखिए, पेशेंट को मिलने के लिए अस्पताल ने चार्जेस रखने चाहिए 200-1000 रुपये, ताकि उन्हें पेशेंट रोगी को कुछ पैसों का लाभ हो सके और अपने पहचान वाले मित्रजनों को भी उनकी भी परख हो सके कि कौन उनका अधिक प्यारा है, या फिर सिर्फ देखने के लिए ही आते हैं या उन्हें मदद भी करते हैं। इस प्रकार से देखिए, वो कहते हैं कि इतने सारे लोग मिलने के लिए आए, इतनी तकलीफ हो गई कि मुझे लगा कि मेरी दूसरी भी टांग टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। और ये यहाँ पर एक खास बात, ये लेखक बता रहे हैं कि देखिए, अस्पताल में कौन आता है? यदि आप दूसरों को मिलने के लिए गए तभी अस्पताल में मिलने वाले आते हैं, नहीं तो बिल्कुल वो भी नहीं आते। कि हमें देखने के लिए नहीं आया था, जब हमारी टांग टूट गई थी, हम बीमार पड़े थे, तो कोई नहीं आया तो हम भी नहीं जाएंगे। और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये हमें देखने के लिए बहुत दूर से आया था, हमारे अस्पताल में वो 2 दिन रुका था, 1 दिन रुका था। इस प्रकार से लोग आते रहते हैं। एक वास्तविक उदाहरण वह देते हैं, सच्चाई का सामना कराने के लिए वो ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए, मानो वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। लेखक कहते हैं कि वो देखने के लिए क्यों आए, क्योंकि मैं उनको देखने के लिए गया था और वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि इसकी टांग कब टूटेगी और मैं भी इसे देखने कब जाऊंगा। मतलब एहसान बराबर। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। और ये बात छिपी रहती है कि देख, ज़्यादा घमंड मत कर, वक्त सब पर आता है। तेरी टांग टूटी, हम आए देखने को, मेरी टांग टूटी, तुम आए देखने को। ये वक्त सब पर आता रहता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, और यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। देखिए, और वहाँ पर वो कहते हैं कि दर्द के मारे पेशेंट परेशान रहता है, मरीज परेशान रहता है और उसे नींद नहीं आती, और यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं कि वह हमें देखने के लिए आया था इसलिए हमें जाना है, नहीं तो नहीं जाना। शादी में भी कई लोग ऐसे ही होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। शादी में यदि वह अपनी शादी में आया तो लोग उनकी शादी में जाते हैं, नहीं आए तो वो कहता है नहीं, वो हमारी शादी में नहीं आया था, हमारे त्यौहार में नहीं आया था, हमारे घर पे कार्यक्रम हुआ उसमें नहीं आया था, हम भी नहीं आएंगे। इस प्रकार से औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, इन्हें मरीज के प्रति हमदर्दी नहीं होती, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आते हैं और सूरत दिखाने के लिए आते हैं। चेहरा, अपना चेहरा कि देखो मैं भी आया था, तू आया था ना मुझे देखने के लिए, मैं भी आया था। इसीलिए वो चेहरा दिखाने के लिए वहाँ पर आते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। तो लेखक के मन में भी आया कि हम भी उन लोगों की मजा लेते हैं जो ऐसा करने वाले हैं, इसीलिए मैं आज कोई भी आ जाए आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे।
देखिए ऑफिस के बाबू आ गए और वहाँ पर उन्होंने भी सोचा, यार मैं तो वापस जाने की बजाय मैं वही सोचने लगी कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो वो कैसे पता चलेगा कि मैं तुझे मिलने आया था। इसीलिए शादी त्योहारों में भी कई लोग ऐसे आते तो है शादी में, मगर अवश्य जिसके घर पर शादी है उसे मिलकर ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें कल कोई उन्हें ऐसा न लगे कि यार तू तो नहीं आया था मेरी शादी में, चल तेरी बारी है, अब मैं भी नहीं आऊँगा तेरी शादी में। इस प्रकार इसीलिए वो याद दिलाते कि देख भाई हम आए हैं, तू भी आना। उसी प्रकार से फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। देखो मिलने आए थे तो अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। आए नज़दीक और उन्होंने हिलाया। फिर जब मेरी आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। देखो मरीज को देखने के लिए आने वाले लोग क्या करते हैं, टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। वाह रे वाह। वो कहने लगे, उन्होंने ही दर्द दिया और वो कहने लगे, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोना भाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। मोहल्ले वाले मतलब कॉलोनी वाले, अपने अड़ोस पड़ोसी, वे अपनी फुर्सत से आते। जब वो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले की सोना बाई अपने 4 बच्चों के साथ मुझे देखने आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। देखिए चाची जो सोनाबाई आई अपने 4 बच्चों को और दिखाने लगी दूर से इशारा करते हुए कि देखो ये देखो चाचा जी। जैसे कि लेखक को लगा कि चिड़ियाघर में बंदर को जैसे दिखाते हैं ना कि देखो बंदर, देखो देखो बंदर कैसा बंदर, उसी प्रकार उन्हें इशारा करते हुए दिखा रही थी चाची सोनाबाई। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। देखो ये देखने के लिए आए हुए बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर चढ़ा। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि बच्चे क्या करने लगे, बताइए। कृति के सहारे पूर्ण कीजिए। तो एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर चढ़ा। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी और रप रप की आवाज़ से मेरा ध्यान बट गया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही थी, रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। जो रेती की थैली लटकी थी टांग के साथ, उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। सोनाबाई ने क्या कहा, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। देखिए सोनाबाई का डायलॉग याद रखना, दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। लेखक भीतर तक कांप गए मतलब भयभीत हो गए। उन्हें डर लगा कि अब फिर से क्यों आएगी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे लोग रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा रोने लगा और कहने लगा। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरी छाती पर उल्टा होकर रोने लगा और कहने लगा।
हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। देखिए अगला किस्सा लेखक रिश्तेदारों का बताते हैं, दूर के रिश्तेदारों का जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है भाई, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, इतना रोता रहा कि थोड़ी देर छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई, जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल देखो, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हैं अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वह चला गया। देखिए अभी पता नहीं कौन से कमरे में आते ही ऐसे रो पड़ा जैसे कि वो कोई उसका सगा हो, और ऐसा कहकर वह माफ़ कहकर चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी। देखिए वही कैसेट फिर से चालू हो गए बाजू वाले कमरे में। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ कि जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आम पहुँचे। बगल में मतलब एक कैरी बैग लेकर आ गए, एक थैली लेकर आए। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। देखिए ये कविता, ऐसी उन्होंने कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। आँखों से पूछ रहे थे कैसी कविता रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भाग गया। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया और उनको भगा दिया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हंसी घर के आईने से यह कविता ली गई है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसके बारे में कोई भी आपका प्रॉब्लम है, समस्या है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देने का प्रयत्न किया जाएगा हमारे चैनल की ओर से। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, ताकि आगे वाले वीडियो की आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए।